বাংলা নিউজগ্রাফের পর্দায় আমরা পেয়ে গেছি দুজন মানুষ আমাদের সামনে বসে আছেন। একজন উড়িষ্যার মন্ত্রী, তিনি হায়ার এডুকেশন কালচারাল ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রীজিকে আমরা পেয়ে গেছি, এবং গোপাল সরকার, যিনি বরানগর নিয়ে কাজ করছেন, বরানগরের দীর্ঘদিনের নেতা, দীর্ঘদিনের কর্মী। দুজনকেই স্বাগত। মন্ত্রীজি, आपको वेलकम टू बांग्ला न्यूज़क्राफ्ट चैनल। नमस्ते। मैं जिस बारे में आपसे पूछूंगी, उड़ीसा में भी चुनाव हुआ था, सरकार परिवर्तन हुआ, भाजपा सरकार आया है। आप लोगों के वहाँ पे जो आपके जो राज्य है, वहाँ पे भाजपा सरकार आने के बाद जो उन्नयन हुआ है, धीरे धीरे डेवलप किया है सभी सेक्टर में, आईटी सेक्टर को लेके जितने भी सेक्टर है सभी जो डेवलपमेंट हुआ है, थोड़ा अगर आप हम लोग के जो दर्शक है, जो व्यूअर्स है, आप बताएंगे तो अच्छा होगा। देखिए, उड़ीसा में बहुत दिनों से बीजू जनता दल का सरकार था। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हम विकास के मुद्दे को लेकर सरकार में आने के लिए बहुत वर्षों से कोशिश कर रहे थे। और इस बार प्रधानमंत्री जी जो पूर्वोदय का बात करते हैं, पूर्वी भारत का विकास नहीं होने से पूरा भारत का विकास नहीं होता है, इसलिए वो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों का जैसे विकास हो सके उसके ऊपर बहुत कोशिश करते हैं। तो इस बार 2024 में उड़ीसा के जनता इसको एक्सेप्ट किए हैं और मोदी जी जो 4 वर्गों का विकास के लिए बात करते हैं, युवा, कृषक और महिला और गरीब, ये 4 वर्गों का विकास करने के लिए, उड़ीसा को आगे लेने के लिए, भारतवर्ष को विकसित करने का आह्वान दिया गया था 2024 में और हम उसके ऊपर बहुत अच्छे काम किए थे। इसको संगठन के बहुत ग्रासरूट तक लेके गए थे। हम उड़ीसा में भाजपा का सरकार आई। भाजपा के सरकार आने के बाद तुरंत ही हम जो 21 प्रॉमिस किए थे जनता के सामने, 1.5 साल में हम 21 से 11 प्रॉमिस जो हमारे संकल्प थे, 11 संकल्प को पूरा किए हैं। और हमारा वहाँ पे एक सुभद्रा योजना चल रही है, जिसमें हम एक साल में 10,000 रुपया जितने भी हमारे महिलाएं हैं उन लोगों को दे रहे हैं। स्कॉलरशिप छात्रों के लिए है। ऐसे भी मैं तो हायर एजुकेशन का मिनिस्टर हूँ, हम विदेश जाने के लिए भी, विदेश में पढ़ाई करने के लिए भी 50 लाख तक स्कॉलरशिप बच्चों को दे रहे हैं। और हमारा जो कृषक है, जो फार्मर्स है, जो पेटी प्रोक्योरमेंट में पेटी का जो प्रोक्योर होता है, धान का जो प्रोक्योर होता है, 1 क्विंटल 2100 रुपये में वो खरीद करते हैं। तो पूरा चारों वर्ग ने इसके ऊपर हमें, हमारे ऊपर जो विश्वास दिया था, ये 1.5 साल में, ये 2 साल में हम उसके ऊपर काम किए हैं। आने वाले समय में भी विकसित भारत में विकसित उड़ीसा का कैसे योगदान रहे, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इस बार वेस्ट बंगाल में भी एक विकसित वेस्ट बंगाल, विकसित पश्चिम बंगाल के लिए भी यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के नेतृत्व और यहाँ के आम जनता बहुत उत्सुक है। हम सोच रहे हैं, हम आशावादी हैं, आने वाले समय में वेस्ट बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। मंत्री जी, आपसे एक प्रश्न है। आप हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी देखते हैं, उसके मंत्री है, फिर कल्चरल मंत्री भी है। आपसे एक बात पूछना है, केंद्रीय जो एक प्रकल्प होता है जो विद्यांजलि बोल के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मतलब स्कीम है, उसके अंदर बहुत सारे स्कूल को जैसे उसका स्मार्ट क्लासेस, लैब्स, ये सब फैसिलिटीज़ दिया जाता है। तो उड़ीसा में इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ? क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो सरकारी स्कूल है वो तो बंद होते जा रहे हैं, वहाँ पे मतलब जो टीचर्स होते हैं वो भी नहीं हैं। तो इस स्कीम के अंदर परिवर्तन होने के बाद, मतलब सत्ता परिवर्तन होने के बाद, उड़ीसा में इस स्कीम के ऊपर, एडुकेशन के ऊपर, वहाँ का जो बच्चा है, स्कूल है, कैसे डेवलपमेंट हुआ? देखिए, जब उड़ीसा में दोनों राज्य और केंद्र में एक ही सरकार नहीं था, तभी राज्य के विकास में बाधक हो रहा था। बहुत सेंट्रल स्कीम से जिसको राज्य में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। हमारे सौभाग्य है, सेंटर में भी भाजपा का सरकार है, उड़ीसा में भी भाजपा का सरकार आई है। तो एजुकेशन में 2 फ्लैगशिप स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। एक है PM श्री, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जो स्कूल लेवल पर
स्कूलों का रूपांतरण के लिए, स्कूलों का परिवर्तन के लिए किया जाता है। और एक दूसरा फ्लैग स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, PM उषा, वो हायर एजुकेशन में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। ये दोनों स्कीम उड़ीसा गवर्नमेंट ने 2026 से पहले नहीं लगाया था। ये मैचिंग शेयर में होता है, स्टेट को 40% देना पड़ता है, सेंटर 60%। तो क्या होता है कि ये स्कूलों में, ये कॉलेज में एक रिजुविनेट करने के लिए, इसको एक रिवैम्प करने के लिए बहुत काम आता है। लेकिन अपना निजी राजनीतिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक उद्देश्य रखते हुए अपना स्टेट गवर्नमेंट इसको लागू नहीं कर रहे थे। उड़ीसा में लागू नहीं कर रहे थे और इधर भी पश्चिम बंगाल में भी लागू नहीं कर रहे हैं। तो इसका नुकसान हमारे विद्यार्थी को हो रहा है, इसका नुकसान स्टूडेंट्स को हो रहा है। मंत्री जी, आप बोल रहे हैं कि अगर केंद्र में जो सरकार है, राज्य में जो एक ही सरकार होगा, तो इससे जो पब्लिक होता है उसको फैसिलिटीज ज़्यादा मिलता है, स्कीम की सुविधा ज़्यादा मिलता है। तो आप यही बोलते हैं, जो हम लोग बोलते हैं डबल इंजन सरकार, तो डबल इंजन सरकार में एग्जैक्टली और क्या क्या होता है जो इंसान को मिलेगा फैसिलिटी? देखिए, डबल इंजन सरकार में विकास का गति भी डबल हो जाता है, क्योंकि आपके पास डबल इंजन रहता है। तो जो गति होता है, एक विकास का जो ट्रैक होता है, उसके गति डबल हो जाता है। क्योंकि देखिए, अगर सेंटर में एक पार्टी का सरकार है, राज्य में एक पार्टी का सरकार है, उसको भी सेंट्रल स्कीम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं कर रहे हैं। वो फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ जा रहे हैं। सेंटर का जो स्कीम है, अगर राज्य में उसको लागू नहीं किया गया, राज्य अपने एक पैरेलल स्कीम करती है, फिर उसको चला नहीं पाती है। ऐसे पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ है जो आज के दिन में पश्चिम बंगाल के जनता को, आवाम को ये पसंद नहीं है। जो हमारा अधिकार है उसको ना छीना जाए। सिर्फ एजुकेशन नहीं है, हेल्थ से लेके बहुत कुछ, आपका नेशनल हाईवे से लेके HNDUD जो हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री का बहुत सारे स्कीम्स हैं जो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया गया है। इससे पश्चिम बंगाल के जनता नाराज है आज के दिन में। हमारा जो अधिकार है, हमारा जो प्राप्य है, उसको आप क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका उत्तर में दीदी इसका उत्तर नहीं दे पा रही है। तो आज इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर है और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ही सरकार करेगी। मंत्री जी, एकदम लास्ट आपको एक प्रश्न करूंगी मैं। आपने अभी बोला कि ये बहुत सारे स्कीम चलते हैं, योजना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ 1000 रुपया, 800 रुपया या 500 रुपया देते हैं, भाता देते हैं। तो आपके वहाँ पे इतना जो नारी होता है उनको जो एम्पावर करना होता है, जो महिला को एम्पावर करना होता है, तो उसके ऊपर जो स्कीम आपने बोले हैं, उसका क्या क्या फैसिलिटीज उन लोगों को मिलते हैं साल में? देखिए, उड़ीसा में हम स्पेशली महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना शुरू किए हैं, जिसमें 1 करोड़ महिलाओं को साल में 10,000 रुपया दिया जाता है। 1 करोड़ महिला ईच, दे विल गेट 10,000 रुपीज। उसमें क्या होता है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को सक्षम करने के लिए, काबिल करने के लिए उनको हम बोलते हैं कि आप मीडियम स्मॉल स्केल कुछ भी आप एंटरप्राइजेस शुरू कीजिए, जिसमें आप वो पोल्ट्री करते हैं, जिसमें वो बहुत सारे एनिमल हस्बेंड्री का काम भी करते हैं। वो टेलरिंग मशीन अपने आप से लगा के अपना एक दुकान भी देते हैं। तो होते क्या होता है, हम 10,000 रुपया एक साल में दिए और वो लोग अपने आप से 1,500-2,000-3,000 रुपया उस महीने में कमाने लगते हैं। तो गवर्नमेंट का 10,000 आता है एक साल में और वो लोग कम से कम 20-25 हजार एक साल में कमा लेते हैं। तो 30 से 35,000 रुपये का मुनाफा उनको होता है। और उन लोगों को एक साथ में पूरा रकम देने का एक फायदा ये भी है कि ये खर्चा, मतलब जो जिस दिशा में खर्चा होना चाहिए उस दिशा में ही खर्चा होता है। हम उन लोगों को एक लाइवलीहुड असिस्टेंस दे रहे हैं, एक सपोर्ट दे रहे हैं, जो पैसों को वो लोग इन्वेस्ट करें, ना कि खर्चा करें। तो इसलिए हम एक साथ दे रहे हैं। इसका भी बहुत अच्छा फीडबैक भी आ रहा है। जैसे मैं बताऊं, मेरा जो क्षेत्र है वहाँ से एक महिला एप्पल बेरी उसको प्रोडक्शन कर रहा है और
गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के जो मार्केट स्पेस है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, उसके साथ भी हम टाई अप कर दिए थे। वो अभी 10 क्विंटल एप्पल बेरी लास्ट सीजन में दुबई एक्सपोर्ट कर रही है। तो एक महिला, गांव की एक महिला, पिछड़े समाज की एक महिला, वो जब अपना एप्पल बेरी प्रोडक्शन करके दुबई एक्सपोर्ट कर रही है, तो वो अभी सारे समुदाय के लिए एक एग्जाम्पल बनी है। तो कैसे ये पैसा को खर्चा किया जाए और ये पैसा को कैसे इन्वेस्ट किया जाए, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने एसओपी जारी किए हैं। किसी को अगर उसको लगे कि हाँ एक 10,000 रुपये में पा लिया, उसको कैसे खर्च करें, इसके लिए भी फ्री गवर्नमेंट कंसल्टेंसी दे रहा है। 24/7 हेल्पलाइन भी हम जारी किए हैं। अगर किसी को दिक्कत है, वो एमएसएमई के साथ टाई अप होना चाहती है कि या फिर स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ टाई अप होना चाहती है। हमारे एग्रीकल्चर, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल एक ही कल्चर का इसका इकोसिस्टम है। एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एग्रीकल्चर में जितना हमारा स्कीम्स है, उसको भी हम सुभद्रा योजना के साथ जुड़ा कर रखे हैं। कोई पोल्ट्री करे, कोई गोपालन करे, कोई मत्स्य चाष करे, इसके ऊपर भी हमने काम करना शुरू कर दिए हैं। आने वाले 3-4 वर्षों में ये विजिबिलिटी आ जाएगा, क्योंकि आज गुजरात में अमूल को खड़ा कौन किया है? महिलाओं ने ही किया है। एसएसजी सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिलाओं ने ही किया है। तो अगर गुजरात में हो सकता है, तो भारत के पूर्वी छोर में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, असम में, त्रिपुरा में क्यों नहीं हो सकता? ये आज जनता समझ रही है और ये उड़ीसा में 1 करोड़ महिलाओं को दिया जाता है। जो विश्व महिला दिवस है मार्च 8 को, ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उस दिन। आप कितने आशावादी है वेस्ट बंगाल को लेके, क्योंकि सामने ही चुनाव है? जी, वेस्ट बंगाल भारत का एक परिचय है। कोलकाता भारत का एक हेरिटेज सिटी है, लेकिन वेस्ट बंगाल या फिर कोलकाता का जो पोटेंशियल है, पिछले कुछ सालों में इसका नष्ट कर दिया गया है। यहाँ के जनता दुखी हैं, यहाँ के सरकारी कर्मचारी भी दुखी हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स दुखी हैं, यहाँ के जितने भी फार्मर्स हैं वो भी दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि उनका जो अधिकार है उसको छीना गया है। बस कोई एक छोटा सा समूह, कोई प्रभावशाली समूह सुखी है इस सरकार से, लेकिन बड़ा समूह दुखी है। एक बड़ा समूह को दुख में रखते हुए आप सरकार नहीं चला सकती। और दीदी जो कर रही हैं, पश्चिम बंग के सभी जनता नाराजगी जता चुकी है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ही सरकार करेगा और देश के लिए भी आवश्यक है पश्चिम बंग में भारतीय जनता पार्टी सरकार करे। पश्चिम बंग में जितने भी जनता है उनके लिए भी आवश्यक है, क्योंकि हमें सबका साथ, सबका विकास करना है, तुष्टीकरण नहीं करना है। धन्यवाद। धन्यवाद।